नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान के इस श्रृंखला में मैं आज नई कहानी के दौर के अत्यंत प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी की कहानी बदबू की चर्चा आपसे करूँगा। शेखर जोशी अपनी पीढ़ी के जितने ही शालीन कहानीकार हैं उतने ही ताकतवर कहानीकार भी रहे हैं। उनकी शालीनता ही उनकी ताकत रही है। बदबू के साथ उन्होंने कोसी का घटवार और दाज्यू जैसी सशक्त और प्रसिद्ध कहानियाँ भी लिखी, जिनमें कि पहाड़ की पृष्ठभूमि है। लेकिन जो बदबू कहानी के चयन के पीछे, बदबू कहानी पर आपसे बातचीत करने के पीछे का जो मेरा उद्देश्य एक अलग उद्देश्य है, क्योंकि नई कहानी के बीच, नई कहानी आंदोलन के बीच यह उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की त्रासद स्थिति की कहानी है, जिसमें पेंट बनाने वाला जो कारखाना है और पेंट को छुड़ाने के लिए जिस केरोसिन के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कैसे चिघाड़ती हुई मशीनों के बीच एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ही बदबू से मुक्त होता जाता है। इसमें बदबू जो दुर्गंध है, जिसे आप कह सकते हैं बदबू भी बहुत ही सांकेतिक है। कहानीकार यह बताना चाहता है इस पूरे कहानी में कि बदबू का संबंध जीवन से बहुत गहरे स्तर पर जुड़ता है। जीवन में अगर बदबू नहीं है तो जीवन में कोई गति भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? बदबू के होने का मतलब होता है कि मनुष्य की सत्ता के होने का एहसास। नैसर्गिक बदबू का गायब होना एक अलग बात होती है, प्राकृतिक रूप से कम बदबू का आना एक अलग बात होती है, लेकिन उद्योग धंधों में काम करते करते, उनका शोषण का शिकार होते होते अचानक से गंध का गायब हो जाना, ऐन्द्रिकता का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, ऐन्द्रिक बोध का समाप्त हो जाना, यह इस कहानी की केंद्रीय विशेषता है। इसी नाते इस कहानी का जो वस्तु पक्ष है वह असल में बदबू को बचाने से लेकर जुड़ता है। और वह बार बार कथाकार यह बताता है कि जीवन में बदबू का चला जाना यानी शोषण के तंत्र के खिलाफ आवाज़ का चला जाना है। आवाज़ भी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रतिवाद भी नहीं रहेगा, प्रतिवाद का कोई स्वर भी नहीं रहेगा। तो मुख्यतः यह कहानी जो बदबू है, इसी पृष्ठभूमि पर और इसी में इसकी अंतर्वस्तु है, यही इसका परिवेश रचती है और यही इसके पात्रों का निर्माण भी करती है। इस रूप में इस कहानी का जो कथानक है उसमें खुद कथाकार एक पात्र है, खुद कहानी का जो नैरेटर है, जो कथावाचक है, खुद लेखक है। और उस लेखक ने जो फैक्ट्री में ही काम करने वाला मजदूर है, तो उस कारखाने में वह काम करता है और कारखाने में काम करता है तो वह जो पहली बार और उसको ज़्यादा नहीं समय है, 3-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन वह थोड़ा सा प्रतिरोधी मिजाज का भी है, वह प्रतिवादी है, वह मजदूरों की स्थितियों में परिवर्तन चाहता, इस नाते फैक्ट्री के चीफ से, उसके मैनेजर से लड़ भी जाता है। तो कहानी शुरू में ही शुरू होती है, दिखाती है कि जब वह बार बार पेंट को हाथ से रगड़ता है, साबुन से रगड़ता है और तब भी बदबू नहीं जाती। तो एक पात्र जो घासी है वो बड़ी रोचकता से कहता है कि अरे साबुन से इसकी दुर्गंध नहीं जाएगी, केरोसिन लगाओ तब ये छूटेगा। और कहता है कि जब केरोसिन लगाने से ये जब छुड़ाने की बात वो करता है तो परेशान हो जाता है। तो कहता है कि बहुत बदबू आ रही है, क्या करूं? कहा चिंता न करो,
काम करते करते तुम भी इस बदबू के आदी हो जाओगे, तुम भी अभ्यस्त हो जाओगे। अर्थात एक खास स्थिति में मजदूर वर्ग को डाल देने से, औद्योगिक धंधों में डाल देने से धीरे धीरे बदबू ही नहीं जाएगी, उसके जीवन की जो उल्लास हैं, जीवन की जो गति है वह भी समाप्त हो जाती है। यह कहानी इसी संकेत के साथ शुरू होती है, यह मैं शुरू में दर्ज करना चाहता हूँ। और फिर घासी एक किस्सा सुनाता है, कहता है कि, और यह किस्सा बड़ा रोचक है और उसको बड़ी रोचकता से कहानीकार ने दर्ज भी किया है। वो कहता है कि गांव के एक जमादार की लड़की थी और जब वो शहर गई तो उसे बहुत बदबू आती थी। जाहिर सी बात है, शहर गई तो जमादार के परिवार में शादी हुई। उसके बाद वहाँ पर शहर में जाते ही जमादार का उसे काम करना पड़ा और करते करते क्या स्थिति हुई कि जमादार के रूप में काम करते करते उसको बदबू का एहसास ही गायब हो गया। एक दिन उससे मिलने उसकी माँ पहुँचती है, तो अब वो उसका हाथ छूती है, तो माँ कहती है तुम्हारे हाथ से बहुत बदबू आ रही है। तो लड़की कहती अरे लेकिन मुझे तो बदबू आ ही नहीं रही है। और घासी यह कह करके ठहाके के साथ पूरी बात को उड़ा देता है। तो ये स्थिति है कि लेखक ये बताना चाहता है कि जो खुली जीवन स्थितियों में जो बदबू का एहसास होता है, एक मोनोटोनस लाइफ, एक ही तरह का जीवन जीते, बदबू यहाँ पर क्या कहते हैं, मूल्यबोध हो जाती है। और बदबू का मतलब होता है कि किसी प्रकार के परिवर्तन की आकांक्षा ही, उल्लास की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि यह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और कथाकार अंत में कुछ मज़दूरों को इकट्ठा करता है और जो कथा नरेटर है, और वह चीप से वो बहस करता है, इनकी स्थितियों को सुधारने की बातें करता है। तो इस कहानी में जो कथानक है उसके जो आगे आने वाले उसके स्वरूप को देखें तो पता चलेगा कि यह कहानी किस तरह से एक जीवन स्थितियों को बताती है और कारखाने के भीतर मज़दूरों की जो अमानवीय स्थिति होती है उसका कैसे ज़बरदस्त चित्रण करती है। क्योंकि इस कहानी का जो कथावाचक है स्वयं एक मज़दूर है जो कि बदबू को बचाने की बहुत ही जद्दोजहद करता है। कथाकार को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बदबू का न होना असल में जीवन में गति का ही समाप्त हो जाना है। असल में यह कहानी एक तरह की वर्णनात्मक कहानी है जिसमें बदबू का संदर्भ जीवन का संदर्भ है, और जब तक बदबू रहती है तब तक जीवन रहेगा, यही कहानी का मूल संदेश भी है। बदबू के आते और बदबू के जाने के बीच विन्यस्त यह पूरी कहानी असल में पूंजीपति व्यवस्था के भीतर पिस रहे मजदूर वर्ग की त्रासदी की कहानी भी बन जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि शेखर जोशी निम्न वर्ग में जीवन के प्रति आस्था जगाने वाले रचनाकार के रूप में ही इस कहानी में सामने आते हैं। यहाँ वे जागृत विवेक के रचनाकार के रूप में दिखाई देते हैं। उनके पात्र संकटों से लगातार टकराने की कोशिश करते हैं और कथानायक अपने सहयोगियों के साथ व्यवस्था से जूझता और टकराता है, लेकिन उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। अर्थात शेखर जोशी ने कहानी में जड़ स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष के आवाहन की भी कोशिश की है, यद्यपि एक तरह से यह विफल कोशिश भी है। यही इस कहानी का मूल संदेश भी है। इस कहानी का दूसरा मूल जो कथानक का अंतर्वस्तु है, संदेश, वो ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। जो कथावाचक है इसी आदत पड़ जाने का कहानी में विरोध करता है इसके कथानक में, और जो अंततः किसी प्रकार का सहयोग अपने समान धर्माओं से नहीं पाता। वह मज़दूरों की यंत्रणादायक स्थितियों में परिवर्तन के लिए एक बार सीधे चीफ से भी टकरा जाता है और उनसे विरोध करता है, लेकिन इस विरोध में बहुत सफलता नहीं मिलती। यद्यपि चीफ साहब उसे कई तरह से धमकाते हैं और एक स्थिति के बाद उसे कास्टिक टैंक पर भेज देते हैं, यानी कथानक में उसका स्थानांतरण कास्टिक टैंक पर कर दिया जाता है, जो एक तरह से दंड ही है।
यह असल में कास्टिक टैंक का जो काम था वो बहुत बड़ा एक सख्त काम था, लेकिन जो मिला उसे दंड स्वरूप मिला, क्योंकि वह मज़दूरों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, सुधारने के लिए वो लगातार बेचैन था। उसे मज़दूर समझाते भी हैं कि तुम चीफ से मत टकराओ और उनसे अगर माफ़ी मांग लो तो शायद इस दंड से बच जाओ, लेकिन इसके बावजूद कथावाचक संघर्ष करता है। इस कहानी में असल में कथाकार मज़दूरों के बीच एकजुटता का एहसास कराता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि वह एकजुटता वह पाता नहीं। वह चीफ से टकराता भी है, लेकिन उसे अंततः सज़ा मिलती है। वह श्रमिकों के पक्ष में वह आगे बढ़ता है, कुछ बातें करता है, लेकिन हरिराम जैसे जो श्रमिक हैं, जो उसके साथ के लोग हैं, उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। बल्कि होता यह है कि हरिराम जैसे उसके सहयोगी उसकी बैठक में केवल इस नाते आते हैं कि ताकि मालिक से जा कर के मिल जाएं और मालिक को उस बैठक की पूरी सूचना संप्रेषित कर सकें। तो इस तरह से जो कथानक में कहानीकार है वो इस बात को बार बार व्यवस्थित स्वरूप में दर्ज करता है कि जो कारखाने के मज़दूर हैं वो भी आपसी ईर्ष्या और द्वंद्व से बहुत ही परेशान हैं। उनमें सामूहिकता के स्वर का अभाव है। कथावाचक लगातार कोशिश करता है कि सामूहिकता बनी रहे, जिससे कि मालिकान पर दबाव रहे, उनका शोषण ना करें। लेकिन मालिक हैं कि वो जानते हैं कि जब मज़दूर वर्ग जब तक विभाजित है तब तक शोषण बहुत आसान है। और इसका आप देखिए, इस शोषण का एक जो स्वरूप इस कहानी के कथानक में दिखाई देता है वह है सायरन की आवाज़। ये जो सायरन की आवाज़ फैक्ट्रियों में बजती है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है और इस सायरन की आवाज़ को लेखक ने पकड़ा है। वजह क्या होती है कि वहाँ पर सायरन की आवाज़ से ड्यूटी लगाई जाती है। वह सायरन इस कहानी में और जीवन में भी शोषण का प्रतीक होता है। जैसे मान लीजिए कि 8 बजे का सायरन लगा हुआ है, अब मज़दूरों को आना है, अब सायरन बज गया। अगर मज़दूर किसी की साइकिल पंक्चर हो गई, किसी के पास संसाधन कमी हो गई, 1-2 मिनट नहीं 1 सेकंड भी लेट होता है तो उसको एंट्री तो दी जाती है, लेकिन उसका पैसा काट लिया जाता है। और पैसा इस तरह से मतलब यानी मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो निरंतर देने के मूड में नहीं रहता, बल्कि वह घटाने के मूड में रहता है, घटाने के बहाना। और आप देखिए पूंजीवादी तंत्र की ये पूरा स्वरूप है, यही उसका स्वभाव है। पूंजीवादी तंत्र मजदूरों को, श्रमिकों को, कामगारों को देने के मूड में नहीं रहता। अगर आपकी तनख्वाह निश्चित हो गई तो कोशिश वो करेगा कि कैसे काटें, कैसे बढ़ाएं, इसकी चिंता वो कभी नहीं करता। यह कहानी इस विषमता को दर्ज करती है और इसी के लिए लेखक संघर्ष करना चाहता है, जो कि अंत में एकदम से अकेला हो जाता है और सायरन की आती हुई आवाज़ में जो शोषण का तंत्र विकसित होते हुए वो देखता है, और जिसमें कि घर पहुंचने पर महीने के अंत में एक मज़दूर की पत्नी कहती है कि कितना पैसा, तो पता लगा पैसा मेरा कट गया इस बार, सायरन की आवाज़ के कारण से किसी वजह से लेट हो गया। तो वह एक बहुत मार्मिकता के साथ उसकी पत्नी कहती है कि बबुआ का स्वेटर इस बार भी रह गया। अब इस तरह की जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें थीं वो उसी सीमित तनख्वाह से पूरी होनी थी, लेकिन सीमित तनख्वाह में अगर कटौती 2 रुपये की हो गई, 4 रुपये की भी हो गई उस ज़माने में, तो आप सोच सकते हैं कि 2 रुपया 4 रुपया कितना उसके लिए मूल्यवान होता था 60 के दशक में या आज़ादी के तुरंत बाद जिस तरह की स्थितियाँ थीं। तो ये जो सायरन की आवाज़ है, ये जो पूंजीवादी तंत्र की संरचना है, कारखानों के मुखिया के द्वारा श्रमिकों का शोषण है, यही इस कहानी के कथानक में पूरी तरह से विन्यस्त है और यही बार बार लेखक इसकी उपस्थिति को दिखाना चाहता है। लेखक ने एक जगह टिप्पणी भी की है और कथावाचक के रूप में टिप्पणी किया, वो बड़ी मज़ेदार है। वो कहता है, हाफते हुए लोगों में से कितनों के बबुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी। अर्थात जो मज़दूर हाफते ही रहेंगे वो व्यवस्था में परिवर्तन क्या करेंगे। यह वाक्य बहुत ही व्यंजक है, जिसका अर्थ है
कि जो लोग संघर्ष नहीं करना चाहते वे अपने बच्चों की हंसी खुशी को भी पूरा नहीं कर सकते। बाद में उसे एक बुजुर्ग के द्वारा समझाया भी जाता है कि वह अनावश्यक मालिक से न टकराए, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। उसे बार बार नसीहत दी जाती है कि नौकरी में तो नौकर की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन वह इससे असहमत होता है और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि जो कथावाचक आरंभ से एक गतिशील चरित्र के रूप में विकसित होता है, वह धीरे धीरे यंत्रवत काम करने लगता है और परिवेश की परिस्थितियों ने उसे यंत्रवत काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसे ग्रीस और तेल लगे सामान को उठाने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। यद्यपि उसकी नौकरी के 3-4 महीने ही हुए हैं, किंतु अंत तक आते आते वह भुरभुरी मिट्टी से भी अपना हाथ धोने लगता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जो कथावाचक साबुन के नीचे नहीं उतरता वह धीरे धीरे भुरभुरी मिट्टी से हाथ धोने लगता है और अचानक एक दिन वह हाथ को सूंघता है तो उसे बदबू नहीं आती और वह घासी की आवाज़ सुन करके परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी स्थिति घासी की तरह ही हो गई है जो इस बदबू का आदी हो गया है। लेकिन बहुत हिम्मत करके जब वह दोबारा हाथों को करीब लाकर सूंघता है तो बदबू आ रही होती है। कथावाचक अंत में कहता है कि उसे भ्रम हुआ था, असल में केरोसिन तेल की बदबू अब भी आ रही थी। कहानी का कथानक यहीं पर समाप्त हो जाता है और जिससे स्पष्ट होता है कि समान स्थिति में रहते रहते आदमी अपने संघर्ष से बहुत हद तक वंचित हो जाता है। अब जहाँ तक कहानी का परिवेश है, ये तो मैंने कथा की अंतर्वस्तु की बातें आपके सामने रखी। इस कहानी का जो परिवेश है आप जानते हैं कि वो फैक्ट्री के भीतर का परिवेश है, जहाँ खटर पटर की बहुत आवाज़ें हैं, कुछ भी एक दूसरे को सुनाई नहीं देता, संवेदना के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती। जब मज़दूर कारखाने में आते हैं तो एक तरफ सायरन है जो उसे डराता है, दूसरी तरफ उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग भी बहुत गंदे तरीके से उन मज़दूरों की होती है, जिसको लेखक ने एक हाहाकारी परिवेश के रूप में चित्रित किया है। डिब्बों को उधेड़ करके देखा जाता है कि कहीं कुछ वो लेके वापस जा तो नहीं रहे हैं। आते हैं तो उनकी सामानें टिफ़िन कला में रखवा दिया जाता है, जाते हैं तो टिफ़िन को पूरी तरह से खोल करके छितरा करके उसको चेक किया जाता है। चलिए यहाँ भी सही है। इतना ही नहीं, जब गेट से निकलते हैं मज़दूर उस कारखाने के तो वहाँ बांस की एक ऊंची बल्ली रखी रहती है और मज़दूरों को उस बांस की बल्ली को कूद के जाना पड़ता है। कथावाचक बहुत परेशान है, इस पूरे यंत्रणादायी परिवेश से पहले तो अपरिचित है, फिर जब परिचय होता है तो वो सोचता है कि भाई ये क्या है, ये आखिरकार हम लोग इनके कर्मचारी हैं, सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ है। लेकिन अंत में जब टिफ़िन विफ़िन सब चेक ही कर लिया, झोला झंझट सब हो ही गया, काम हो ही गया आपका, तो ये उछल कूद क्यों मचा रहे हैं आप? तो एक दूसरे मज़दूर से पता चलता है कि यार तुम नहीं जानते, ये सब इतने घाघ होते हैं कि अंतिम गेट से निकलते निकलते जो उचकवा रहे हैं, जो उछाल मरवा रहे हैं, उसके माध्यम से ये जांच कर लेते हैं कि अगर बैग में झोले में कुछ रखा होगा जो उछलेगा तो गिर पड़ेगा। अब आप बताइए कितने परस्पर अविश्वास पूर्ण परिवेश में यह कहानी रची गई है। आपके मजदूर हैं, आप ही का काम कर रहे हैं, आपने गार्ड से सब जगह चेकिंग करवा डाली और अंत में पशुओं की तरह उनसे निकलते समय उचकवा रहे हैं या उनसे उछाल मरवा रहे हैं और उसके भीतर आपका यह विश्वास है कि पक्का अगर ये चोरी किए होंगे तो इनके झोले झंझे उछलते में ही इनके झोले से कोई न कोई चीज़ गिर जाएगी। यह लेखक की कल्पनाशीलता तो है ही, लेकिन यह हकीकत भी है कि कई कारखाने के मालिक इसी तरह से मज़दूरों का शोषण करते रहे हैं। तो इस रूप में आप देखिए कि ये जो कहानी का परिवेश है यह कारखाने के शोषण के केंद्र से जुड़ता हुआ परिवेश है और यही इस कहानी की बुनियादी चिंता भी है। इस कहानी का वातावरण भी पेंट बनाने वाले कारखाने का है, जहाँ जंग लगे सामानों को, पुराने पेंट को कास्टिक सोडा से धोया जाता है, जो बहुत ही पीड़ादायक है। इसमें जिस तरह से बाहर निकलते समय रोटी के डिब्बे को खोलकर दिखाया जाता है वह बहुत ही हृदय विदारक है
और इससे शोषण की तस्वीर ही उभरती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सायरन की गहराती हुई आवाज़ यहाँ पर कर्मचारियों को बहुत डराती है, जो एक तरह के मशीनीकृत परिवेश का बोध कराती है, जिसमें प्रतिरोध की कोई संभावना नज़र ही नहीं आती। और इसी परिवेश के भीतर चरित्र का विकास होता है, और यही कथानायक के चरित्र की खास विशेषता भी बनता है। जहाँ तक चरित्रों की बात है तो कथानायक का चरित्र खुद फैक्ट्री या कारखाने के जीवन में संघर्ष करते हुए एक मजदूर का चरित्र है, और जहाँ खुद एक लेखक है। लेखक कारखाने के कर्मचारी के रूप में काम करते हुए जब कारखाने से बाहर आते हैं तब पहली बार खुली हवा में सांस लेने का अनुभव होता है। बहुत लंबे समय तक वह कारखाने में काम नहीं करते, 3-4 महीने ही उन्हें मिलता है, लेकिन बदबू को बचाने की जिद पर वे लगातार अड़े रहते हैं और अंततः वह बदबू बचा भी लेते हैं। घासी द्वारा यह कहे जाने पर कि धीरे धीरे उसे भी केरोसिन के गंध की आदत पड़ जाएगी, वह परेशान हो उठते हैं, और जब अंत में उसे एक दिन बदबू आनी बंद हो जाती है तो उसे लगता है कि वह घासी की स्थिति को प्राप्त हो गया है, जिसके लिए वह तैयार नहीं था। तो इस रूप में आप देखेंगे कि कहानी का जो चरित्र है हर चीज़ के आदत के पड़ने का विरोध करता है। उसे लगता है कि लोगों की इसी आदत ने परिवर्तन की संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया है। इस रूप में वह गलत काम का विरोध भी करता है। जब चीफ साहब बुद्धन को बीड़ी जलाने के अपराध में 1 रुपये का दंड देते हैं तब वह खुद चीफ का विरोध करता है, जो कि कारखाने में खुद ही सिगरेट जलाते हैं। इसके लिए उसे सज़ा भी मिलती है, लेकिन वह साहस के साथ लोगों की थकान और छुट्टियों के बीच हिसाब का अनुरोध करता है। कथावाचक अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है, और इसके लिए वह कुछ मज़दूरों के साथ संगठन भी बनाता है, लेकिन कोई भी मज़दूर उसके साथ नहीं आता सिवाय हरिराम के, और वह भी मालिक के खुफिया के रूप में वहाँ उपस्थित होता है, जिसे खुद कथानायक ने कहानी में स्पष्ट किया है। तो अगर आप देखिए कि इस कहानी का जो पूरा के पूरा अंतर्वस्तु है, परिवेश है, या जो उसका चरित्र है, वो किन स्थितियों से गुजरता है। पहली बात तो ये कि बदबू को बचाए रखने की जद्दोजहद से गुजरता है। वह घासी के उस स्थापना को झुठलाना चाहता है कि एक ही स्थिति में, एक समान स्थिति में रहते रहते तुम भी उस बदबू की आदत के शिकार हो जाओगे और तुम्हें बदबू आनी बंद हो जाएगी। लेखक इस बदबू को बचाने की कोशिश करता है और अंत में बचा लेता है। दूसरी बात, लेखक जो कथावाचक है वो ये चाहता है कि श्रमिकों की सामूहिकता बची रहे, जिससे कि मालिकान पर हक की लड़ाई का दबाव बनाया जा सके, उन्हें अनावश्यक का दंड का भागी न होना पड़े, लेकिन उसमें वह विफल रहता है। इसके लिए वो प्रतिरोध भी करता है कि जब बुद्धन उसके दोस्त को, दूसरे श्रमिक साथी को केवल बीड़ी सुलगाने के लिए इस आरोप पर अर्थदंड दे दिया जाता है मालिक के द्वारा कि बीड़ी जलाने से फैक्ट्री में आग लगने की संभावना है। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, बीड़ी नहीं जलनी चाहिए, तो फिर सिगरेट क्यों जलनी चाहिए। मालिक लगातार सिगरेट जला करके पीते हैं, जो उसका चीफ है फैक्ट्री का मैनेजर, मुखिया, उसके लिए क्यों नहीं दंड है। तो क्या दंड के 2 मानदंड हो? नहीं, लेखक दंड के 2 मानदंड का विरोध करता है, और उसके लिए आप जानते हैं कि उसकी बदली उस कास्टिक टैंक पर हो जाती है, जो बहुत ही पीड़ादायक है, लेकिन उसे भी स्वीकार होता है। और तीसरी बात यह है कि एक कथावाचक संघर्ष करता हुआ, वो सबका विरोध करता हुआ अंत में चुप तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से बदबू आने का एहसास पाता है, वह फैक्ट्री के बाहर निकल करके खुली हवा में घूमता है, और उसे लगता है कि शायद उसने अपने जीवन को बचाने में सफलता पाई है। अर्थात इस कहानी की अंतर्वस्तु में यह बात विन्यस्त है कि बदबू का संबंध केवल गंध या दुर्गंध से नहीं है, बदबू का संबंध जीवन की गति से है, उसके प्राण से है, उसके स्पंदन से है। जब तक ये आती रहेगी तब तक
उसके भीतर का स्पंदन भी बना रहेगा, उसका मानस सक्रिय रहेगा, वह निरंतर सोचता रहेगा। अर्थात बदबू का होना एक सोचते हुए आदमी के अस्तित्व का होना है, एक स्वस्थ समाज के सपने देखने वाले नागरिक का होना है, एक संघर्षशील सामाजिक व्यक्ति का होना है। और लेखक इन सब सारे मूल्यों को लेकर के, इन सब सारे जीवन स्थितियों को लेकर के इस कहानी को रचता है। इसलिए यह कहानी कई बार लेखक के आत्म कथात्मकता का शिकार भी हो जाती है, क्योंकि इसका कथावाचक खुद लेखक है। लेकिन कहानी जिन मूल्यों को संप्रेषित करती है, जैसा चित्रण यह कारखाने के मज़दूरों का करती है, उनके हक और हुकूक का करती है, वह बहुत मूल्यवान है। आप जैसे नई पीढ़ी, जो कारपोरेट ज़माने की पीढ़ी है, जो बाज़ार और टेक्नोलॉजी के बीच पल बढ़ रही है, उसे हमेशा यह कहानी इस बात की याद दिलाती रहेगी कि मोनोटोनस ज़िंदगी आदमी के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। इस नाते अपनी भीतर उस प्रतिरोध की आँच को बचाए रखना ज़रूरी है, और एक रस ज़िंदगी से थोड़ी दूरी बनी रहेगी तो शायद आप भी, हम भी अपनी बदबू को बचाने में समर्थ होंगे। और बदबू बची रहेगी तो हमारा आपका जीवन और उस जीवन के साथ साथ जीवन गति भी लगातार बनी रहेगी। आपने इस व्याख्यान को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।